हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 3 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। इससे पिछले जितने भी करंट अफेयर के ये साइंस एंड टेक के पेजेस हैं वो सब भी आपको यूट्यूब चैनल पर अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हो। तो 3 जुलाई के न्यूज़पेपर में द हिंदू का जो पेज है उसमें सारे आर्टिकल काम के हैं, ये हो ये हो ये हो, ठीक है। मतलब कोई सा भी आर्टिकल हो, ये सब इंपॉर्टेंट हैं और बहुत लंबी वीडियो यहाँ पर जो है वो बनेगी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें काम की हो जाती हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पर निकल करके आता है चाइल्ड हेपेटाइटिस के बारे में। बेसिकली आपको जस्ट इतना याद रखना है अभी के लिए इस आर्टिकल के अंदर कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो केसेस हैं हेपेटाइटिस के चिल्ड्रंस के अंदर भारी मात्रा में देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे ही केसेस जो हैं वो यूएसए के अंदर में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये दोनों जो बेसिकली इलाके हैं यहाँ पर आप देखो कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे मंकी पॉक्स वायरस के केसेस भी ज़्यादातर यहाँ पर देखने के लिए मिले, तो इन सब में वल्नरेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ रही है। स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके बावजूद भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये एक कारण जो है वो बन जाता है चिंता का। तो जस्ट इतना याद रखो, अभी हम हेपेटाइटिस के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाइक ये और ये हैं। हेपेटाइटिस के बारे में हम पहले भी पढ़े हैं और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में हेपेटाइटिस के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी खबर आपको मिलेगी यहाँ पर लिखा हुआ है टू द मून। तो नासा का स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है केपस्टोन स्पेसक्राफ्ट, ये एक तो ये याद रखना है कि किसका है, नासा का। दूसरा, इसका मकसद क्या है, तो ये बस इतना देखेगा कि जो चंद्रमा है उसके चारों तरफ ऑर्बिट होंगे जहाँ पर हम अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो ऐसा एक सुटेबल जो ऑर्बिट इसे यहाँ पर ढूंढना है जिसमें नासा जो है वो अपना स्पेस स्टेशन यहाँ पर सेटअप कर सके और जो है ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, तो कैपस्टोन विल स्टडी द लूनार ऑर्बिट वेयर नासा प्लान्स टू लॉन्च अ स्पेस स्टेशन दैट विल ऑर्बिट द मून इन अ स्टेबल पाथ मेकिंग इट ईजियर फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू रीच मोर पार्ट्स ऑफ द मून। तो बस इतना याद रखना है कि ये जो कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट है ये इतना दिखेगा कि कौन सा लूनार जो ऑर्बिट है वो आने वाले स्पेस स्टेशन के लिए बढ़िया हो सकता है। इस चीज़ को देखने का काम इसका यहाँ पर है। तो यही 2 पॉइंट याद रखने हैं कि नासा का मिशन है और मकसद क्या है। उसके बाद जीन एक्टिविटीज़ के अंदर में देखें तो साइंटिस्ट इस चीज़ के बिल्कुल करीब आ गए हैं कि कैसे एक सेल जो है वो यहाँ पर अपने ईच जीन को एक्सप्रेस यहाँ पर करती है। जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं जो इन सब चीज़ों में मदद करती हैं उनको स्पेटियल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के नाम से जाना जाता है, या ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर में जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो ये जो एटलस यहाँ पर तैयार किया जाएगा दिस इज़ कॉल्ड स्पेटियल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, और इसके अंदर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी रखी जाएगी जो कि ये बताएगी कि कौन सी सेल हैं कौन सा टिश्यू बनाएंगी। ओके, हर एक सेल के अंदर हर एक टिश्यू सेल से मिलकर के बनी होती है। तो सेल को देख करके बताया जा सकता है कि कौन सी सेल कौन सा टिश्यू यहाँ पर बनाएगी और ये कैसे ऑर्गेनाइज होंगी एक टिश्यू को बनाने के लिए और कैसे ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं एक टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ से देखी जाएंगी। इसके अंदर एक टर्म निकल के आती है दैट इज़ कॉल्ड सिंगल सेल सिक्वेंसिंग। सिंगल सेल सिक्वेंसिंग में हम पूरे टिश्यू का आपका जेनेटिक सिक्वेंसिंग ना करके उसके सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सेल का सिक्वेंसिंग यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो एग्जामिन द सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल सेल, और इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर होती हैं और ये बताती है कि सेलुलर डिफरेंसेस क्या हैं, एक सेल दूसरे सेल से किस तरीके से अलग है। साथ ही साथ ये भी बताने में मदद करती है कि इंडिविजुअल सेल का फंक्शन जो है वो क्या है, मतलब उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करती है। तो याद रखना कि जो सिंगल सेल सिक्वेंसिंग है नाम से स्पष्ट है कि इंडिविजुअल सेल पर वर्क करेगी। सेल जो 2 डिफरेंट सेल हैं उनके बीच का डिफरेंस बता पाएगी और साथ ही साथ इंडिविजुअल सेल के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी। सिंगल सेल सिक्वेंसिंग के काफ़ी सारे मेथड पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ जो हैं वो आपकी कमियां देखने के लिए मिल जाएंगी। लाइक आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो निकाल लोगे इंडिविजुअल सेल की, बट टिश्यू के अंदर जो है वो फिजिकल डिसरप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। टिश्यू में कुछ ना कुछ खराबी आ सकती है। इसके अलावा कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते टाइम ख़राब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कुछ चिंता का विषय थी सिंगल सेल सिक्वेंसिंग के अंदर। तो इसी का ही बेसिकली एक तरीके से अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पर निकाल करके लाए हैं, पूरक निकाल करके लाए हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेटियल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ओके, ये एक ब्लैंकेट टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर सारी की सारी लगभग 1 डज़न से अधिक टेक्निक्स इसके अंदर मिल जाएंगी जो कि जीनोम स्केल जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स को यहाँ पर देखती हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि टिश्यू सैंपल्स वगैरह है या फिर आप देखो कि आरएनए सीक्वेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है सिंगल सेल की उनका कॉम्प्लीमेंट के रूप में निकल करके आती है। तो ये हमें यही बताएगी। 3 काम यहाँ पर याद रखना कि
इसकी मदद से हम जो है ये देख पाएंगे कि कौन सी सेल कौन सा टिश्यू बनाती है, कैसे ऑर्गेनाइज होती है और कैसे जो है वो कम्युनिकेट होती है। स्पेटियल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के अंदर आपको फिजिकल डिस्ट्रप्शन भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी सिक्योर रहेगी, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन का सेक्रीफाइस नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आ जाता है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट आपको पता है कि नाइट्रेट का जो है वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए पहले से ही प्लांट्स की रूट्स के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिन। उस ऑक्सिन को रेगुलेट करने के लिए एक नया पाथवे जो है वो यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है। ओके, तो इसको अगर हम देखें डिटेल में देखते हैं पूरी रिसर्च को, और यहाँ पर जो रिसर्च लेड की गई है वो है आपकी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा। और इन्होंने एक ऐसा जो नया पाथवे ढूंढा है जिससे जो नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन है प्लांट के अंदर उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ये बेसिकली एक जीन है जिसका नाम है MEDX27। ओके, बेसिकली पूरा अगर आप देखें तो जीन पूल है एक तरीके से MADS। ओके, इसके अंदर अलग अलग तरीके के जीन्स हैं, उनमें से एक है आपका MEDS27, और ये जो है वो रेगुलेट करने में मदद करता है कि पौधे हद से ज़्यादा नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन ना करें। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि रूट का डेवलपमेंट होता रहे, और साथ ही साथ ये भी देखता है कि स्ट्रेस टॉलरेंस बना रहे, मतलब टेम्परेचर इधर उधर थोड़े से चेंज हों तो पौधे पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आप देखोगे कि ये कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन इनमें ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सिलेबस के अंदर वैसे तो नाइट्रोजन साइकिल तक की बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्लांट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये सब जो जीन है और इसके अंदर का माइक्रो RNA है, या फिर ये MIR जिसको माइक्रो ही लिखे थे, MI का मतलब माइक्रो, R का मतलब RNA, और ये इसका सब पार्ट यहाँ पर हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ फिर से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस जीन का जो है वो थोड़ा सा नाम याद रखो, ये भी ज़रूरी नहीं है कायदे से। तो ओके, रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसर्च किस चीज़ के लिए की गई है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। तो रिसर्चर्स जो है उन्होंने स्टडी किया मैकेनिज़्म, राइस में भी देखा जो कि मोनोकोट होता है, उसके ऊपर एक ही छिलका होता है ना जैसे, तो उसको मोनोकोट कहते हैं। और तंबाकू पर भी किया, दैट इज कॉल्ड डाइकोट प्लांट, इसके ऊपर दोहरा जो आवरण होता है, द्विबीजपत्री इनको कहते हैं हिंदी भाषा में। और ये रिसर्च जो है वो यहाँ पर प्रकाशित हुई। देखो, नाइट्रोजन के बारे में जानो, ये हमारे कोर्स सिलेबस का पार्ट अब यहाँ से बनता है। स्टडी क्या हुई ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इसके बीच में लिखी हुई हैं। नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रेंट हो जाता है जो कि प्लांट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल बनाना हो, एमिनो एसिड बनाने हो, न्यूक्लिक एसिड बनाने हो या और कुछ बनाना हो, नाइट्रोजन की मदद वहाँ पर लगती ही लगती है। सोइल के ज़रिए नाइट्रोजन जाता है डायरेक्ट वातावरण से, पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सोइल के द्वारा जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। देखो याद रखना, ए लिखा हुआ है इसके बीच में, नाइट्रेट है। ओके, तो रूट्स जो हैं, रूट्स के द्वारा पौधों के अंदर जो बेसिकली नाइट्रोजन है वो जाता है नाइट्रेट की फॉर्म में और अमोनिया की फॉर्म में। ओके, तो अभी देखेंगे और आगे, फिलहाल ये थ्योरी पर्सपेक्टिव है, इसको इस तरीके से ही पढ़ो। ओके, तो रूट्स के द्वारा ये अमोनियम और जो नाइट्रेट्स हैं ये आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और फिर वो डेवलपमेंट करते हैं क्लोरोफिल और ये बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं उनका। नाइट्रेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जीनोम बाइट जो जीन एक्सप्रेशन है उनको भी कंट्रोल किया जाए, मतलब सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में नाइट्रेट जो है वो मदद करता है। और साथ ही साथ रूट सिस्टम को रेगुलेट करने में, उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने में, क्योंकि एमिनो एसिड यहाँ पर आ जाते हैं, वो मदद करता है। साथ ही साथ फ्लोवरिंग टाइम को मेंटेन करता है और लीफ के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। तो नाइट्रेट के एक पौधे के लिए क्या रोल हैं वो आपको, ये 5 जो पॉइंट्स मैंने बताई ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो एक मतलब बहुत एक्शन यहाँ पर है, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, तब ये एब्जॉर्ब की जाती है नाइट्रेट को, लेकिन अगर ये एक्सेसिव मात्रा में हो गई तो फिर ये नुकसानदायक हो सकती है। कुल मिला के हमारे सिलेबस का पार्ट यह है कि नाइट्रोजन साइकिल आपके एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी के पोर्शन में लिखी हुई है, इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो वर्क करती है। फिलहाल आप नाइट्रोजन साइकिल के इस पार्ट पर ध्यान देंगे, नीचे का जो पार्ट है इसमें आप देखोगे कि ये रहा आपका अमोनियम, इसकी प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से ये बनता है आपका नाइट्राइट, NITRI होता है इसके अंदर, ठीक है, नाइट्राइट। और नाइट्राइट के बाद ये फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बनता है नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, जिसको पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि जो पौधे हैं वो
नाइट्रोजन को किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। और नाइट्रेट कैसे बनता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर बनता है। ओके, इसमें आप देखोगे तो ये जो पूरी प्रोसेस है अमोनिया से लेकर के नाइट्रेट के बनने की, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में दो चीज़ें होंगी, पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। तो जैसे ये वाली प्रोसेस देखो, इधर नाइट्रिफिकेशन की लिखा हुआ है अमोनियम, और उससे पहले बनेगा नाइट्राइट और फिर बनेगा नाइट्रेट। अगर ज़्यादा मात्रा में बन गया तो लीचिंग भी हो जाएगी, यानी कि ग्राउंड वाटर वगैरह में बह जाएगा, डी नाइट्रिफिकेशन भी हो जाएगा और पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। तो नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और फिर नाइट्रेट के द्वारा फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल बनती है। दो प्रोसेस हुई, पहली प्रोसेस तो ये हो गई और दूसरी प्रोसेस जो है वो ये हो गई। ठीक है, पहले तो अमोनिया से नाइट्राइट बना और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बना। तो पहला स्टेप जहां अमोनिया से नाइट्राइट बना उसको कहते हैं अमोनिया ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया वर्क करते हैं वो ये तीनों है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया का नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट बना उसको कहते हैं नाइट्राइट ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ो वीडियो पॉज करके, और इसकी पीडीएफ वैसे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से भी उठा सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया नाम याद रखना कि अमोनिया ऑक्सीडेशन में कौन से बैक्टीरिया हैं और नाइट्राइट ऑक्सीडेशन में कौन से बैक्टीरिया वर्क करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो अमोनिया है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है। तो नाइट्रेट का अगर ओवर यूज़ यहाँ पर हुआ, ओके, आपको पता तो चल गया कि प्लांट डेवलपमेंट में नाइट्रेट का काफ़ी यूज़ है, कैसे होता है और ये सब प्रोसेस कैसे होती है, सब मैंने समझा दिया। ओके, ग्रेन के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन अगर ओवर यूज़ हुआ तो ओवर यूज़ होने के कारण नाइट्रेट की डंपिंग की जाती है, जिससे नाइट्रेट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल के अंदर और लीचिंग के द्वारा वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, और वाटर बॉडीज़ में फिर कंडीशन आती है दैट इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम एंड यूट्रिफिकेशन। ओके, तो ये सब जो कंडीशन होती हैं वो सनलाइट को ब्लॉक करती हैं और मैराइन लाइफ को हर्ट करती हैं। तो ये कुछ जो है चिंताएं हैं नाइट्रेट ओवर यूज़ की। ओके, तो इससे ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो नाइट्रेट का ओवर यूज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नाइट्रेट यहाँ पर करना पड़ेगा। ऑल्सो पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें तो नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द रूट, तो इसका मतलब रूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए क्योंकि सारा काम रूट से हो रहा है। तो एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी और ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एट वन लेवल अगर हम एक तरफ देखें तो एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, वो आपका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, रेस्पॉन्सिबल है कि ये इस चीज़ को मेंटेन करेगा कि रूट का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो। तो इसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ओके, और वो जो है वो हेल्प करते हैं ऑक्सिन की प्रोडक्शन में, इम्प्रूवमेंट में, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में या एजाइमिलेशन में। एजाइमिलेशन का मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब की जो प्रोसेस है उसको एजाइमिलेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें हमारी जो मदद करते हैं वो कई सारे हार्मोन होते हैं। और देखो इसको और थोड़ा सा क्लियर तरीके से यहाँ पर समझ लो कि ये आपका पेड़ है जैसे कि, ओके, और यहाँ से ये एजाइमिलेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी। तो ये जो है सब मेंटेन किया जाएगा ऑक्सिन के द्वारा। और ये ऑक्सिन क्या है, हार्मोन है। इसके पीछे कई सारे जीन होते हैं जो कि ऑक्सिन को बताते हैं कि भाई ये करो या ये करो, ठीक है। तो उसको रेगुलेट करने का काम और जीन्स का पीछे से होता है। ओके, तो ये इसको ट्रिगर करेंगे कि अभी आपको इसको रिलीज़ करना है, प्रोडक्शन करना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, इसका एजाइमिलेशन होना है। तो ये सब जीन जो है वो बैक में पीछे रहते हैं। तो इसी तरीके से ये रेगुलेटरी स्विच का वर्क करते हैं और ये बेसिकली जीन रेगुलेटरी स्विचेस के रूप में जाने जाते हैं, जो पीछे से जीन यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। और ऐसे ही जो जीन्स हैं वो सारे का सारा माइक्रो आरएनए क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड MIR444। मैंने फिर से बताया कि इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली मोनोकोट प्लांट्स में ये चीज़ें देखने के लिए मिली, क्योंकि स्टडी जो है वो दोनों के ऊपर की गई थी, मोनोकोट हो या डाइकोट हो। तो ये मोनोकोट डाइकोट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप में जा रहे हैं हम, तो इतना ही समझो जितना कि ज़रूरी है। द माइक्रो RNA दिस इज स्पेसिफिक टू मोनोकोट, चलो इग्नोर कर सकते हो इसको, लेकिन इस वाली टर्म को इग्नोर यहाँ पर नहीं करना है। और ये जो है आपको ये बताती है, ये बायोसिंथेसिस को इम्प्रूव करती है, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है, हार्मोन ऑक्सिन के। तो ये जो जीन है ना बैकलॉग में, ये इसी तरीके के एक जीन की डिस्कवरी जो है वो यहाँ पर की गई है, जो कि ये देखता है कि एक नया पाथ मिला है हमें जिससे हम ऑक्सिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि नाइट्रेट के जो एजाइमिलेशन की प्रोसेस है बेसिकली उसको रेगुलेट किया जा सके। तो ये चीज़ें बस इतनी ध्यान में रखनी थी, इससे ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखनी थी। अब
दिस रेगुलेटरी MIR444 स्विच, बेसिकली स्विच हो गया ना कि हम जब इसको ट्रिगर करेंगे तभी ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा और तभी नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। तो ये बेसिकली एक तरीके का स्विच है और इसके अंदर 5 जीन्स हैं, कुल मिला के इसको MADS कहा जाता है। ये अपने आप में एक बॉक्स बन गया किसके अंदर बहुत सारे जो जीन्स हैं, लगभग 5 जीन्स हैं, जिसमें से कि एक मैंने आपको बताया क्या MADS27। ओके, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल करके आती हैं, ये रहा। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा 5 जीन का पूल है इसको मैट्स कहते हैं और टोटल इसको कहते हैं मैट्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इतना बस इतना याद रखो, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तो आपको यही याद रखना था कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, और ये सब चीज़ें भी हमने डिस्कस की। तो यहाँ पर इसके 3 फ़ायदे होंगे, ठीक है। MADS27 के 3 फ़ायदे यहाँ पर होंगे जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिए। पहला, ये तो आपका ये रेगुलेट करेगा कि नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन सही से हो और प्रोसेस में जो है वो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो है वो ढंग से हो। दूसरी चीज़ ये इस चीज़ को भी देखेगा कि रूट्स का जो है वो इफेक्टिव डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है उसको भी रेगुलेट किया जा सके, उसका प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी। इसके अलावा ये भी देखेगा कि जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं उनसे टॉलरेंस यहाँ पर बनी रहे। तो इसके 3 फंक्शन हैं, ये 3 फंक्शन आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। ओके, ये 3 फंक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी ने मिस कर दिए हैं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, ये रहे, ठीक है, ये बताया है मैंने। ओके, ये तीनों फंक्शन यहाँ पर यही हैं। तो जीन है ये MADS27, ये आपका ऑक्सीजन को ट्रिगर करेगा और बाकी की चीज़ों को भी देखेगा। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना। तो ये इन शॉर्ट में यही चीज़ लिखी हुई है। ओके, यही चीज़ लिखी हुई है कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट अमोनिया की फॉर्म में, और ये क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, न्यूक्लियो एसिड बनाने में मदद करता है। ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन का यूज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी भारी मात्रा में यूज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से वाटर सॉइल पॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। हार्मोन ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम के लिए, नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक अल्टरनेट पाथवे जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। बेसिकली माइक्रो RNA स्विच है और इसके अंदर बेसिकली आपको मिलेगा कि मैट्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन है, जिसके अंदर 5 जीन्स मिलेंगे और इसमें से एक है आपका MADS27, और ये जो है 3 काम करेगा, रेगुलेट करेगा नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन को, रूट डेवलपमेंट करेगा और स्ट्रेस टॉलरेंस में मदद करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। इसके बाद दूसरी यहाँ पर खबर आती है और इसमें लिखा हुआ है इंडियाज़ पेटेंट लॉ सेफगार्ड अंडर फायर। अभी हाल ही में कुछ चेंजेस किए गए पेटेंट लॉज के अंदर और उसमें कुछ परेशानी यहाँ पर आ रही है। द न्यू रिकमेंडेशन रिड्यूसेस द पीरियड विद इन विच द एप्लीकेशन पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी चैलेंज टू 6 मंथ। देखो, इस चीज़ को समझ लो कि आर्टिकल के अंदर बताया क्या गया है। आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है, जब पेटेंट फाइल करते हैं, कोई नई ड्रग वगैरह मार्केट में आई है, तो उसके लिए पेटेंट के लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ओके, एप्लीकेशन पार्ट ये रहा। एप्लीकेशन के बाद उसके ऊपर पूरी तरीके से जांच होगी और जांच होने के बाद उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, और ये आपको इस तरीके से अप्रूवल, ओके, तो ये इस तरीके से आपको ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर मिल जाएगी। इस स्टेज में क्या हो रहा है, इस स्टेज में हम ये देख रहे हैं कि वाकई जो प्रोडक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन में डाला गया है वो वाकई ही जो पेटेंट देने लायक है भी या नहीं है। ओके, तो उस चीज़ की जांच जो है वो इस स्टेज पर यहाँ पर की जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है अप्रूवल देने से पहले का, इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर जो है वो कहा जाता है प्री ग्रांट अप्रूवल। ओके, तो प्री ग्रांट प्रोसेस कहते हैं पेटेंट देने से पहले की प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड प्री ग्रांट अप्रूवल प्रोसेस। ओके, तो इस प्रोसेस में अपनी टाइमलाइन होती है। इसमें कोई भी आकर के इस पेटेंट को चैलेंज कर सकता है कि इस प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो कंपनी है उसने कोई इधर उधर का काम किया हो, ठीक है, एवरग्रीनिंग का एक कंसेप्ट होता है वो किया हो, थोड़ा सा ही चेंज करके पेटेंट यहाँ पर ले रहे हो, तो उस चीज़ को जो है वो रेगुलेट करने के लिए ये सब प्रोसेस डाली जाती है। तो प्री ग्रांट की प्रोसेस में कोई भी आकर के चैलेंज कर सकता है। तो इसका टाइम पीरियड यहाँ डिसाइड नहीं था, लेकिन अब इसको कर दिया कि आपको 6 महीने के अंदर चैलेंज करना पड़ेगा। अब मान लो कोई NGO है, उसने पकड़ लिया कि भाई ये कंपनी गलत कर रही है और वो चैलेंज करना चाहती है, लेकिन 6 महीने से ऊपर का टाइम निकल गया, तो अब उसके लिए ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब ये सब जरूरी क्यों है उसको भी देख लेते हैं। देखो, पेटेंट का क्या है कि जैसे रिसोर्स पुअर सेटिंग्स हैं, कोई कंट्री है जिसके अंदर रिसोर्सेज कम है, तो उसके अंदर डिजीज़ का बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, मेडिसिन है, वो सब जो है वो प्राइस कम करने में हमारी मदद करती हैं। अगर IP सिस्टम ना हो, मतलब पेटेंट ना दिया जाए, तो चीज़ों के प्राइस कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मोनोपोली नहीं रहती फिर, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्राइस हैं वो यहाँ पर लो रहते हैं। लेकिन जो डिसीजंस यहाँ पर अभी हाल ही में इंडियन पेटेंट ऑफिस ने लिए हैं, उससे
कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो अफोर्डेबल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है उस पर भारी फर्क पड़ेगा, उस पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं जब पेटेंट यहाँ पर दिया जाता है और सारे के सारे राइट उसी कंपनी के ऊपर होते हैं। इससे मेडिकल प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाते हैं और साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको लो कॉस्ट की सप्लाई भी यहाँ पर नहीं होती है। ओके, तो प्राइस बढ़ जाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना। 2005 के अंदर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कह दिया था कि इंडियन पेटेंट ऑफिस मोनोपोलीज को ग्रांट यहाँ पर नहीं करेगा, मतलब मोनोपोलीज मतलब एकाधिकार को ग्रांट यहाँ पर नहीं करेगा। और ऐसे एकाधिकार को जो कि ओल्ड साइंस के ऊपर बेस्ड हों या फिर कंपाउंड्स जो कि जस्ट थोड़े से ही चेंज यहाँ पर किए गए हैं, उन सब के ऊपर मोनोपोलीज नहीं दी जा सकती। ओके, इस बात को 2005 में डिसाइड किया गया था। और ये कंसेप्ट जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है, इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। इसमें पेटेंट एक समय के लिए दिया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करके अगर कंपनी नया जो है प्रोडक्ट लेकर के और उसकी पेटेंटिंग यहाँ पर करा ले तो फिर वो घातक साबित हो सकती है, क्योंकि वो अगले 20 साल के लिए उस पर पेटेंट ले लेगी और दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग। ऐसे ही काम चलता रहेगा, एवरग्रीनिंग यहाँ पर चलती रहेगी। तो मोनोपोलीज यहाँ पर बनी रहेंगी और मोनोपोलीज बनी रहेंगी तो ड्रग के प्राइसेस मिलेंगे आपको हाई, और इसीलिए जो प्राइस लोअरिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मतलब प्राइस लोअर नहीं हो पाएंगे और अफोर्डेबल कॉस्ट में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो मोनोपोलीज वगैरह हैं, ये एवरग्रीनिंग वगैरह है, इसको रोकने की कोशिश की गई। और इसमें जितने भी पेटेंट एग्जामिनर हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर पेटेंट को देखते, इस वाली बीच की प्रोसेस के अंदर में, या फिर जो बेसिकली कोई भी पर्सन है वो फाइल कर सकता है एक प्री ग्रांट अपोजिशन कि उसको पेटेंट नहीं मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर लेट्स से ड्रग, ठीक है, उस ड्रग को नहीं मिलना चाहिए पेटेंट। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर प्री ग्रांट अपोजिशन किसी भी टाइम फाइल किया जा सकता है, लिखा हुआ एनी टाइम बिफोर द पेटेंट ऑफिस वो उसको ग्रांट को अप्रूवल दे या रिजेक्ट करे, उससे पहले आपको अपोजिशन जो है वो खड़ा करना है। तो ऐसा सब काम जो है वो यहाँ पर होता था, एनी टाइम आप ये काम कर सकते थे। लेकिन अभी जो है वो इस प्रोसेस को कर दिया है कि आपको 6 मंथ के अंदर में प्री ग्रांट अपोजिशन जो है वो फाइल करना है, अदरवाइज आपका जो अपोजिशन वाला बेसिकली सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और पेटेंट जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो बात अलग है। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। हर साल इंडिया में लगभग 50,000 के करीब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होते हैं, उनके एग्जामिनर एग्जामिन करते हैं। तो आपको पता है कि एक लंबी प्रोसेस है और इतने सारे पेटेंट फाइल हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो बीच में छूट जाती है, एग्जामिनर उसको चेक नहीं कर पाते या मिस हो जाती है। तो जो आपके ये वाला प्रोविज़न डाला गया कि कोई भी पर्सन आकर के प्री ग्रांट अपोजिशन कर सकता है, तो वो इसीलिए डाला गया कि ये जो मिस इन्होंने कर दिया वो कोई और मिस ना कर पाए और आकर के प्री ग्रांट अपोजिशन जो है वो डाल सके। इंडियन पेटेंट ऑफिस में 10 में से 7 पेटेंट जो हैं उनमें एरर देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब ये है कि लगभग 70% जो पेटेंट फाइल किए जाते हैं वो कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ होती है। तो प्री ग्रांट अपोजिशन सिस्टम, देखो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि प्री ग्रांट अपोजिशन सिस्टम निम्नलिखित में से किस चीज़ के अंदर में यहाँ पर आता है, तो पेटेंट सिस्टम के अंदर में आता है। तो प्री ग्रांट अपोजिशन सिस्टम प्रोवाइड एन एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर ऑफ स्क्रूटनी, जो यहाँ पर मिस हो गई, उसके अलावा ये स्क्रूटनी प्रोवाइड कराता है, दैट प्रिवेंट द ग्रांट ऑफ फ्राइवोलस पेटेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन। तो थर्ड पार्टी का पार्टिसिपेशन हो सकता है, वो कोई एनजीओ हो सकता है या फिर एक सिंपल पर्सन हो सकता है। रिव्यू प्रोसेस को इससे बढ़ावा मिलता है और पता चल जाता है कि जो पेटेंट फाइल किया गया है वो फ्राइवोलस तो यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर हम देखें 2005 के अंदर ऐसा ही एक क्लेम कैंसर पेटेंट एड एसोसिएशन ने यहाँ पर फाइल किया था। उन्होंने एक स्विस कॉरपोरेशन नोवार्टिस पेटेंट एप्लीकेशन जिसने ये ड्रग यहाँ पर लॉन्च की, ये बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग थी, तो इसमें इन्होंने बस थोड़े से चेंजेस करके इसको पेटेंट के लिए फाइल किया था। लेकिन जो कैंसर पेशेंट बेसिकली एड एसोसिएशन है, उन्होंने इस चीज़ को अपोजिट किया कि इसको पेटेंट नहीं मिलना चाहिए और उसको पेटेंट मिला भी नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सही किया, इसको रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया। तो अगर उसको पेटेंट मिल जाता तो उसकी ड्रग की कॉस्ट होती 14 लाख रुपए, लेकिन उसको पेटेंट नहीं मिला इसलिए उसकी कॉस्ट रह गई 40,000 रुपये। तो ये कॉस्ट देख रहे हो, हाई कॉस्ट से लो कॉस्ट की तरफ चले गए पेटेंट ना मिलने से। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे ही और भी हैं, लाइक HIV के लिए हैं, DRTB के लिए हैं या वायरल हेपेटाइटिस के लिए हैं। इसमें भी पिछले 17 सालों से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या पीपल्स हैं जो इस चीज़ के साथ में यहाँ पर जी रहे हैं, वो पेटेंट अपोजिशन फाइल करते हैं ताकि जो वैक्सीन है वो उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल सके। इंडिया में इन चीज़ों का बर्डन ज़्यादा है इसीलिए।
तो ये चैलेंजेस यहाँ पर किए जाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि HIV की मेडिसिन है या कोई और ड्रग है वो अफोर्डेबल यहाँ पर लोगों को रहे। इससे प्राइस में 99% तक रिडक्शन होता है। जैसे कोई चीज़ अगर $10,000 की है तो वो सिर्फ $100 की यहाँ पर रह जाती है। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर रहता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सिक्स मंथ में ही आप इस चीज़ को कर सकते हो। मान लो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करने में ही 6 मंथ से ऊपर का टाइम निकाल दिया, कोई NGO इसके ऊपर स्टडी कर ही रहा था, तो फिर वो 6 मंथ के बाद इसको फाइल नहीं कर सकता। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर कम हो गई फॉर फाइलिंग चैलेंज फाइल करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर कम हो गई। टू पेंडिंग पेटेंट क्लेम्स विल नॉट इंक्रीज एफिशिएंसी, इससे आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं होगी और पेंडेंसी भी रिड्यूस नहीं होगी। तो प्री ग्रांट अपोजिशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द एग्जामिनर, जो कि उनकी मदद कर सकती है प्रोसेस को बढ़ावा देने में। लेकिन अब 6 महीने की बैरियर जो यहाँ पर लगा दिया उससे बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो ऐसा ही सब चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम देखें इस ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि जो 6 महीने का अटैम्प्ट यहाँ पर किया गया है ये डाइल्यूट करेगा प्री ग्रांट अपोजिशन की टाइमलाइन को फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम। तो रियल प्रॉब्लम क्या है कि ड्रग्स जो हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए और एवरग्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन सबको इग्नोर करके ये जो ड्रग फाइलिंग की प्रोसेस है उसमें जो एरर्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा देगा 6 महीने की जो टारगेटिंग आपने यहाँ पर दी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। ओके, एक बार फिर से देखो, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इसमें समझ में नहीं आई होंगी चीज़ें, तो उनको ज़रूर से यहाँ पर देखनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल एंटीबायोटिक डेवलपमेंट के ऊपर है। एंटीबायोटिक्स को बेसिकली मैजिक बुलेट्स भी कहते हैं, ठीक है, मैजिक बुलेट्स भी कहते हैं क्योंकि बीमारी को ठीक करने में काफ़ी मदद यहाँ पर करती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में ली जाती हैं, गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। अगली बार एंटीबायोटिक्स या कोई और दवा या ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर असर नहीं करता। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, पूरी दुनिया में देखने के लिए मिल रहा है और स्पेशली आर्टिकल जो है वो US के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, स्पेशली मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हिसाब से लगभग AMR से डायरेक्टली लगभग 4.9 मिलियन लोग जो हैं वो सफ़र यहाँ पर कर रहे हैं और लगभग इतनी डेथ्स भी देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। AMR इंडिया में भी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में उभर करके आता है। डेथ्स का 30% जो है वो AMR के कारण होता है और नियोनेटल सेप्सिस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके कारण मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी हो रहा है, मतलब सिंगल ड्रग के अगेंस्ट नहीं, बहुत सारी ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो आपका शरीर जो है वो रेस्पॉन्स नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। 30% कोविड डेथ भी देखें तो वो इसी कारण से हुई। क्यों होता है? क्योंकि इरेशनल तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उपलब्ध करा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट की दवाएं उपलब्ध कराना नहीं हो पाएगा, ठीक है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एंटीबायोटिक्स की कॉस्ट कम होती है तो उसको तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। तो इरेशनल यूज़ देखने के लिए मिल रहा है मेडिकल कम्युनिटीज़ के अंदर। जब जनरल पब्लिक भी इसको काफ़ी भारी मात्रा में यूज़ करती है और फार्मर्स भी जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं लाइक एनिमल वगैरह के अंदर। ओके, तो ये जो है वो AMR का जो क्राइसिस है वो देखने के लिए मिल रहा है। स्पेशली सैनिटाइजेशन है या फिर हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी ये इशू देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर अगर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी या सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स बेहतर नहीं रहेंगी तो भी आपको AMR की जो सिचुएशन है वो हो सकती है। तो AMR को टैकल करने के लिए भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, नई एंटीबायोटिक्स बनानी पड़ेंगी, अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा और स्ट्रेथन करना पड़ेगा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को। साथ ही साथ फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम्स को अक्रॉस द कंट्री, ताकि लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स की इक्विटेबल एक्सेस जो है वो बनी रहे। ये सब कुछ सुझाव हैं जो AMR को कम करने के लिए किए जा सकते हैं। आप जो हैं, जैसे कि सरकार ने यहाँ पर पहले भी इसमें स्टेप्स दिखाए हैं, जैसे उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन है या फिर टेट्रासाइलिन है उसको बैन कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने जो है वो कोलिस्टीन नाम का जो ग्रोथ प्रमोशनल यूज़ था पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर उसको भी बंद कर दिया था। तो इससे AMR बढ़ जाता था, तो उसकी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए इन 3 ड्रग्स को बैन किया गया, ये याद रखना। इंडिया को आपको पता है कि फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं और भारी मात्रा में प्लांट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यहाँ पर होती है। ओके, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाती है। तो अभी टाइम ये है कि फोकस किया जाए इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ताकि लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बढ़ाई जा सकें। रोबस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों से, ताकि ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट को बेहतर यहाँ पर बनाया जा सके।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों एंटीबायोटिक्स का यूज़ इतना ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है वो कम रहती है, तो पॉलिसी सॉल्यूशंस जो हैं वो आसान यहाँ पर बने रहते हैं। और बिग फार्मा जो कंपनीज़ हैं वो भी अब एंटीबायोटिक के डेवलपमेंट में बाहर जा रही हैं, मतलब वो भी इसके डेवलपमेंट में ज़्यादा भूमिका जो है वो नहीं निभा रही हैं। साथ ही साथ इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में कमी, भारी मात्रा में वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो आपकी देखने के लिए मिलेगा कि रेगुलेटरी एंड पॉलिसी सॉल्यूशंस में भी कमी है, और कमर्शियल वायबिलिटी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैज़ पुश्ड AMR इनटू द ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। तो इस तरीके से ये हेल्थ क्राइसिस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और ये मार्केट पूरी तरीके से टूट चुका है। नई एंटीबायोटिक्स का अगर आपको लाइफ सेविंग बनानी है तो उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी बहुत। ओके, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो, और दीज यूनिक चैलेंजेस इन द करंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड आर्किक रीइंबर्समेंट मॉडल contribute to the commercial failure and restricted or lack of access for patients in dire need of the life saving agent। ये मैंने आपको बता दिया कि लाइफ सेविंग एजेंट्स यानी कि जो ड्रग्स हैं वो नहीं मिल पाती क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ और भी तरीके के कमर्शियल फेलियर जो डिस्कस किए गए, लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जो बिग फार्मा कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ से एग्जिट कर रही हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये थोड़े से पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। The most major pharma companies have exited the AMR space because of the low turn on investment। तीसरी चौथी प्रॉब्लम मिल रही है कि इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कम है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, और ये एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कंपनीज़ को भी, और कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप पुश पुल मॉडल यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हो। पुश का मतलब है कि अर्ली स्टेज फंडिंग दी जाए, और पुल का मॉडल है जब कंपनी थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाए तो उसमें मदद की जानी चाहिए। इस तरीके से कंपनीज जिन्होंने क्रिटिकली नीडेड एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली हैं उनको अमाउंट देना चाहिए। ओके, उनको एज अ प्राइस जो है वो यहाँ पर देना चाहिए, जिससे कि उनको और आगे जो है वो पुश पुल देखने के लिए यहाँ पर मिले। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा US वगैरह के अंदर जेनरेटिंग एंटीबायोटिक इंसेंटिव नाउ एक्ट, GAIN एक्ट भी यहाँ पर बनाया है 2012 का, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी देखता है कि क्वालिफाइड जो इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रोडक्ट हैं उनके लिए बेनिफिट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखने का काम है। इसके अलावा अगर AMR में एक्शन फंड जो है उसको भी क्रिएट किया गया है $1 बिलियन का US के अंदर, तो ये भी क्लिनिकल डेवलपमेंट में मदद करेगा। ऐसी चीज़ें इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए। अगर AMR से लड़ने के और सुझाव जानने हैं तो आप देख सकते हो कि ये सब मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं, और कैसे 5 मेजर सोर्स हैं AMR के, ये रहा, ये और ये रहा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये रहा। अब आप कहोगे कि ये चीज़ें कहाँ हैं, ये तो आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये आपको डाउन टू अर्थ में मिलेंगी, और डाउन टू अर्थ जो है वो आपको लेनी पड़ेगी मार्च 2022 की। मार्च 2022 की डाउन टू अर्थ के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और ये देखो ये रही इसकी जो है वो थंबनेल, तो इसको भी देखो कि ये चीज़ें यहाँ से कवर होती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस समझो, इसको देखो, और प्रीलिम्स वगैरह आराम से पास हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना था, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।